हेलो डियर, आप लोगों को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। देखिए आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है आप सभी सेकेंड ईयर के लिए, क्योंकि हम लेकर आए हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 ऑप्थेल्मिक डिसऑर्डर। चैप्टर का नाम है आँख से संबंधित विकार। विकार मतलब समस्या। यूनिट नंबर 4 का है। यह वीडियो नंबर 12वां होने वाला है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ आप लोग को कैटरेक्ट के बारे में, तो जो लोग नहीं पढ़े हैं कैटरेक्ट जाके ज़रूर पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आज जो हम लेकर आए हैं ये भी अपने आप में मोस्ट VVI यह प्रश्न है, जिसको हम लोग ग्लूकोमा कहते हैं। ठीक है, चलिए एप्थेल्मिक डिसऑर्डर यानी आंखों से संबंधित विकार के बारे में पढ़ना मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 का है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ग्लूकोमा के बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा, कहेगा ग्लूकोमा क्या होता है बताइए, इसके कारण होते हैं और लक्षण क्या है बताइए, और इसके ग्लूकोमा के मेडिकल प्रबंध और नर्सिंग प्रबंध दोनों बताना है। ठीक है ना, मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट दोनों बताना है। चलिए हम लोग अच्छे से ग्लूकोमा के बारे में समझेंगे। ओवरऑल कहा जाए तो किसी भी प्रकार के अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ग्लूकोमा से रिलेटेड तो इसके अंदर से ही आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लीजिए ग्लूकोमा होता क्या है। मेरे डियर, ग्लूकोमा विकारों का एक समूह है। सबसे समझिए ग्लूकोमा क्या है। ग्लूकोमा एक डिसऑर्डर, एक समस्याओं का समूह है, ग्रुप है। ठीक है, जिसमें आँखों में भरे तरल के कारण उत्पन्न इंट्राओकुलर प्रेशर IOP समान से इतना बढ़ जाता है कि ऑप्टिक नर्व नष्ट हो जाता है। इससे अंधापन हो सकता है। अब आइए यहाँ पे मैं बताता हूँ। मेरे डियर, ये है आपका ग्लूकोमा और ये है आपका नॉर्मल आई। ठीक है, नॉर्मल आई को तो इसको छोड़ दीजिए, पता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला हमारा कॉर्निया है। ठीक है, इसके बीच में यह लेंस होता है। अब आप लोग को मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। मेरे डियर, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, द्रव भरा होता है। ये क्या है, द्रव है। ठीक है, ये काते काते ये वाला दोनों साइड से द्रव भरा होता है। अब मेरे डियर होता ये है कि ये जो एक्वस ह्यूमर जो द्रव होता है, ठीक है ना, एक्वस ह्यूमर फ्लूइड का नाम होता है, जो आँख में भरा रहता है। लेकिन यह एक्वस ह्यूमर इतना न ज़्यादा हो जाता है आँखों में, इतना न ज़्यादा हो जाता है कि उससे जो है प्रेशर आपके आँखों पर लगता है। ठीक है, मतलब प्रेशर मतलब कहा जाए कि IOP लेवल बढ़ जाता है। इंट्राओकुलर प्रेशर मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर। ठीक है ना, तो ये इंट्राओकुलर प्रेशर इतना न ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये जो द्रव होता है यह जो है दबाव देता है किस ओर, ऑप्टिक नर्व की ओर। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ से जो है ऑप्टिक नर्व गया है, देखने वाला नर्व, जिससे हम देखने का आभास होता है, कोई भी वस्तु को पहचान पाते हैं यह नर्व के जरिए ही। तो होता यह है कि जैसे ही यह तरल का संतुलन बिगड़ता है, एक्वस ह्यूमर का निर्माण अधिक होने लगता है और फिर तरल जो है बढ़ता है, तो इससे प्रेशर लगता है। ठीक है, अब जैसे ही इससे प्रेशर आँखों के ऊपर लगता है तो यह नर्व को डैमेज कर देता है। अब जैसे ही यह ऑप्टिक नर्व आँखों में आया हुआ है, इस पर प्रेशर लगता है और यह नर्व डैमेज हो जाता है, तो व्यक्ति के अंदर इससे क्या होता है, अंधापन हो जाता है। ठीक है, अब अंधापन हो जाता है और इसी को हम लोग ग्लूकोमा कहते हैं। तो नॉर्मली होता है कि जो आँख में जो द्रव भरा है, द्रव कौन सा, एक्वस ह्यूमर। अब यह द्रव जो है क्या करता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है निर्माण होने से क्या करता है कि आँखों में इसका लेवल बढ़ जाता है और फिर यह क्या करता है कि प्रेशर देता है ऑप्टिक नर्व पे, और यह ऑप्टिक नर्व पर प्रेशर लगने से हमारा नर्व बहुत सेंसिटिव होता है, जिससे डैमेज होने लगता है। और डैमेज होने की स्थिति में आँखों में अंधापन होने लगता है। जब नर्व ही क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा कौन वस्तु है। ठीक है ना, तो यही जो है ग्लूकोमा होता है। उम्मीद है समझ गए होंगे आप चीज़ों को। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश भी ऊपर में दिखा गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर ये ग्लूकोमा होने का क्या क्या रीज़न है, क्या क्या कारण है। ठीक है, तो मेरे डियर ग्लूकोमा होने का मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है एक्वस ह्यूमर का समान से अधिक निर्माण। जो एक्वस ह्यूमर का प्रेशर से ऑप्टिक नर्व नष्ट हो रहा है, उस एक्वस ह्यूमर का निर्माण ज़रूरत से ज़्यादा होगा, समान से अधिक हो जाएगा, तो जाके प्रेशर लगेगा ऑप्टिक नर्व पे। तो एक्वस ह्यूमर का समान से अधिक प्रोडक्शन होना। एक्वस ह्यूमर द्रव का नाम है, जो द्रव के कारण दबाव लगता है। ठीक है ना, एक्वस एवं विट्रस ह्यूमर के मध्य प्रचार असंतुलन होना, यह भी एक द्रव है, यह भी एक द्रव है। इस दोनों एक्वस और विट्रस दोनों ह्यूमर द्रव के बीच में जो प्रचार है, जो आपका
विट्रस जो आपका जो एक्वस है इसके बीच में जो फ्लो है वह रुकाव हो जाएगा, मतलब असंतुलन हो जाएगा, ठीक है ना। आँख में किसी प्रकार का संक्रमण जो है, जैसे रेटिनाइटिस मतलब रेटिना का संक्रमण। तो अगर आपके रेटिना में संक्रमण है या कोई और संक्रमण है ज़्यादा दिनों से, तो यह ग्लूकोमा का स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आँखों में चोट लगने से भी ऑप्टिक नर्व नष्ट हो सकते हैं। जन्मजात विकृतियाँ होना, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, आपको जन्मजात कुछ डिसऑर्डर भी हो सकता है, जैसे ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, यह जो है आपके क्या करते हैं, कारण करते हैं। तो कुछ ज़्यादा कारण है नहीं, बस कारण में यही कारण है कि एक्वस ह्यूमर का ज़्यादा निर्माण होना, एक्वस और विट्रस के बीच में असंतुलन होना, प्रचार मतलब फ्लो, आँखों में किसी प्रकार के संक्रमण जैसे रेटिनाइटिस, आँखों में चोट लगना, ठीक है, जन्मजात विकृतियाँ होना, ये सब आपके कारण बनता है, जिससे ऑप्टिक नर्व नष्ट होगा और व्यक्ति में अंधापन हो जाएगा, तो ये ग्लूकोमा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसके फीचर्स को देखेंगे, लक्षण को देखेंगे, क्लिनिकल लक्षण को। मेरे डियर, ग्लूकोमा में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में देना होगा। किसी भी बीमारी को समझने के लिए आपको उसका कारण और उसका लक्षण जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किन कारणों से ये बीमारी हुआ है और इसमें लक्षण क्या होते हैं। जब आप लक्षण पहचानते हैं, कारण जानते हैं, तभी जाके आप उसको अच्छे से इलाज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके लक्षण के आधार पर, ठीक है। तो इस ग्लूकोमा में निम्न लक्षण जो है हो सकते हैं। कौन कौन लक्षण है? पहला लक्षण है कि आँखों पर जैसे ही दबाव लगेगा, तरल की मात्रा बढ़ेगा तो दर्द होगा, ठीक है, आई में पेन करेगा। परिधि दृष्टि का कम हो जाएगा, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन। अब जो परिधीय दृष्टि है, मतलब जिससे हम चारों तरफ आसानी से देख पाते हैं, तो यह परिधीय दृष्टि, चारों साइड देखना जो है कम होने लगेगा, ठीक है ना। सामने की तरफ ज़्यादा फोकस रहेगा, आसपास अगल बगल में कम फोकस होने लगेगा, यानी परिधीय दृष्टि कम हो जाएगा, ओके। प्रकाश के चारों ओर जो है घेरा बनने लगेगा, मतलब जो प्रकाश के सामने आप कोई चीज़ देखेंगे तो आपको प्रकाश के उसके चारों ओर क्या होगा, अंधेरा लगेगा, सिर्फ उसके जो सेंटर होगा वहीं पे रोशनी लगेगा, ठीक है। दृष्टि कमज़ोर हो जाएगा, विजुअल लॉस होने लगेगा, जी घबराएगा और उल्टी होगा। और ये हकीकत बातें हैं मेरे डियर, जो है आँखों में अगर आपको थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होता है तो देखते हुइएगा इरिटेट होने लगता है व्यक्ति, जी घबराने लगता है और उल्टी के जैसे मन होने लगता है। जब आँखें में प्रॉब्लम होगा तब पता चलता है, ऐसा अनुभव होता है, ठीक है। उसके बाद है जो पुतली होता है उसमें डिलेशन हो जाएगा, विस्तार होगा, प्रकाश में अविचलित रहने लगता है व्यक्ति, ठीक है। मतलब जैसे ही प्रकाश में जाएगा तो जो है विचलन होने लगेगा, ठीक है ना, और साथ में पुतली जो है विस्तारित हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है होने लगेगा और प्रकाश से समस्या होगा, फोटोफोबिया होगा। तो इस प्रकार से ये सब समस्या जो है एक ग्लूकोमा वाले पेशेंट में हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ यहीं पे बता देता हूँ, अगर आप सोचते हैं कि एक बार हम पढ़ लेंगे, वीडियो देख लेंगे, हमको याद हो जाएगा, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। एक बार वीडियो को सही से जब तक आप नहीं देखिएगा तो 10 बार भी PDF पढ़ लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। चूँकि मेरा मकसद होता है कि वीडियो के थ्रू बताएं ताकि आपको आसानी से आसानी वर्ड के बारे में समझ में आ जाए, और फिर एक बार आप खुद से पढ़ेंगे तो दोबारा उसको आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, इसलिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके डायग्नोसिस को यहाँ पे देखेंगे, इसके निदान को देखने वाले हैं। तो एक ग्लूकोमा वाले पेशेंट को क्या निदान हो सकता है, मतलब क्या डायग्नोसिस, मतलब क्या टेस्ट हो सकता है। चलिए सबसे पहला है हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, मतलब व्यक्ति के बारे में जानेंगे कि चोट लगा है कि क्या हुआ है, किस कारण से ये चीज़ हुआ है, हिस्ट्री लेंगे उसका, ठीक है। उसके बाद शरीर का जांच किया जाएगा, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा कि कोई संक्रमण वगैरह तो नहीं है। साइट लैंप एग्जामिनेशन जो कि आई के लिए परफेक्ट होता है। गोनियोस्कोपी, जी से ग्लूकोमा और जी से गोनियोस्कोपी। पेरीमेट्री टेस्ट किया जाएगा, फंडस फोटोग्राफी टेस्ट होता है, टोनोमीटर टेस्ट होता है। तो इनमें से आपको जो है जितना याद रहेगा लिखिएगा, ठीक है। ये दोनों तो किसी भी बीमारी के लिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सब जो है नॉर्मली आँखों के टेस्ट ही हैं, जो साइट लैंप होता है, गोनियोस्कोपी होता है, पेरीमेट्री होता है, फंडस होता है, टोनोमीटर होता है, ये सब के सब जो है आँखें के लिए ही है, ठीक है।
अब हम लोग कारण लक्षण को जान लिए, निदान को भी जान लिए, तो अब हम लोग देखेंगे प्रबंध। अब आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ में जो प्रबंध होगा मरीजों का, वह प्रबंध जो है अगर उस बीमारी में सर्जरी होता होगा तो सर्जरी का भी प्रबंध होगा, नहीं तो मेडिकल प्रबंध तो किसी भी बीमारी के लिए होता ही है। मेडिकल प्रबंध मतलब दवाई वगैरह देकर सही करना, उस दवाई से ट्रीटमेंट करना, तो ये मेडिकल प्रबंध होता है। सर्जिकल प्रबंध होगा जब उस मरीज़ को सर्जरी की आवश्यकता होगा और उस बीमारी में सर्जरी होता होगा, तब जाके हम सर्जरी प्रबंध और सर्जरी का नाम लिखते हैं, ठीक है। बाकी नर्सिंग मैनेजमेंट तो सबके लिए कॉमन है, ठीक है ना। अब प्रबंध में देखिए, ग्लूकोमा के प्रबंध इस प्रकार से निर्भर करता है एवं यह निम्न प्रकार किया जाता है, ठीक है। ग्लूकोमा वाले पेशेंट का जो प्रबंध होता है वह निम्न प्रकार से हो सकता है और इसका जो है प्रकार भी अलग अलग होते हैं। पहला है हम लोग जो देखने जा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। तो एक ग्लूकोमा का प्रबंध जो है इसके प्रकार पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का ग्लूकोमा है और उसी प्रकार का यह जो है प्रबंध अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपको दवाई वगैरह देना हो तो आप दर्द के लिए भी देंगे दवाइयाँ, ठीक है, पैरासीटामोल वगैरह। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ड्रग थेरेपी में आप लोग संक्रमण हुआ रहेगा तो संक्रमण के लिए भी देंगे, ठीक है ना। एंटीबायोटिक वगैरह जो होता है, स्टेरॉइड देंगे, अगर आँख में लालीपन वगैरह है, सूजन वगैरह है तो स्टेरॉइड देते हैं, स्टेरॉइड जो है ड्रॉप देते हैं। तो ये सब हो गया ड्रग थेरेपी, मेडिकल थेरेपी, ठीक है। ड्रग थेरेपी क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा का उपचार हेतु कुछ दवाइयाँ दिया जाता है, जैसे टीमोलोल, बेटाक्सोलोल, प्रीमिनिडोल और डर्जोलामाइड। ये सब आपके दवाइयाँ हैं जो कि ग्लूकोमा वाले पेशेंट के लिए दिया जाता है ड्रग थेरेपी में, ठीक है। याद रखिएगा, टीमोलोल, बेटाक्सोलोल, प्रीमोनिडिन, ठीक है, और डर्जोलामाइड, ओके। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब आ गया सर्जरी की बात, ठीक है ना। अब आ गया सर्जरी, तो चाहे तो आप कैसे लिखेंगे मैं बता दे रहा हूँ। ऊपर में ड्रग थेरेपी के लिए बता दिए कि ये दवाइयाँ हैं, फिर आगे भी ड्रग थेरेपी आएगा तो उसको सबको ड्रग थेरेपी को एक ड्रग थेरेपी में ही, मेडिकल मैनेजमेंट में ही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सर्जरी मैनेजमेंट लिखना होगा, सर्जरी प्रबंध। तो यहाँ पे चलिए 2 सर्जरी देखिए। पहला सर्जरी है ट्राइडेक्टोमी। ट्राइडेक्टोमी एक सर्जरी है, ट्राइडेक्टोमी, ठीक है। रोगी जिन्हें ड्रग थेरेपी से लाभ नहीं होता है उनकी आइरिस का कुछ भाग सर्जरी द्वारा काटकर हटा दिया जाता है। इससे एक्वस ह्यूमर का आइट फ्लो जो है समान हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति को दवाई दिया गया, टीमोलोल, बेटाक्सोलोल, ठीक है ना, ये सब दवाई दिया गया, लेकिन दवाई से ठीक नहीं हुआ, तो उस पेशेंट को क्या किया जाता है कि जो आइरिस जो पुतली होता है, आइरिस के कुछ भाग सर्जरी के द्वारा जो है काट कर हटा दिया जाता है। इससे होता है कि जो उसके अंदर जो द्रव है, जो द्रव का आउटफ्लो होता है, जो बहाव होता है, वह समान हो जाता है, ठीक है। और यह सर्जरी का नाम ट्राइडेक्टोमी है। चीज़ों को समझ गए, चलिए। ये हो गया पहला ट्राइडेक्टोमी, याद रखिएगा। अदर सर्जरी में देखिए, अदर सर्जरी में क्या होगा, रोगियों में आवश्यकता अनुसार अन्य शल्य क्रिया भी किया जाता है, जैसे ट्रेबिक्लोप्लास्टी, ठीक है, ट्रेबिक्लोटोमी, ठीक है ना, आर्गन, ठीक है ना, आर्गन याद रखिएगा। अदर सर्जरी में ट्रेबिक्लोप्लास्टी किया जाता है या ट्रेबिक्लोटोमी, आर्गन, ये 2 जो है अदर सर्जरी है ग्लूकोमा वाले के लिए। तो ट्रेबिक्लोप्लास्टी और ट्रेबिक्लो आर्गन। अगर आपको ये दोनों सर्जरी याद रखने में दिक्कत हो, कहीं दीवार पे चिपका दीजिएगा कि ग्लूकोमा में ये सर्जरी होता है, एक लंग लिख कर चिपका दीजिएगा, जब भी ध्यान पड़ेगा तो ग्लूकोमा के लिए ये सर्जरी है, तो आपको उससे याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब है नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रोगी को आवश्यकता अनुसार एंटीबायोटिक एवं आईवी मेनिटोल भी दिया जाता है। मेनिटोल क्या करता है कि प्रेशर दबाव को कम करता है, तो एंटीबायोटिक संक्रमण के लिए और ये दबाव के लिए जो है दिया जाएगा पेशेंट को, ताकि पेशेंट जो है नॉर्मल फील कर सके। और यह क्या होगा, यह क्या होगा, मेडिकल मैनेजमेंट में होगा, चूँकि यह मेडिसिन है, ठीक है। तो ऊपर के जो अदर सर्जरी है और जो ट्राइडेक्टोमी है, ये दोनों को सर्जरी के मैनेजमेंट में लिख दीजिएगा। और यहाँ पे जो ऊपर वाला एक बताए थे और यहाँ से जो 4 नंबर से बता रहे हैं, ये सब मेडिकल मैनेजमेंट है, दवाई के द्वारा चिकित्सीय प्रबंध है, ठीक है। एंटीबायोटिक एवं आईवी मेनिटोल दिया जाएगा। तीव्र दर्द होने पर नार्कोटिक एनाल्जेसिक भी दिए जाते हैं, जैसे मेप्राडिलिन और मॉर्फिन इत्यादि दे सकते हैं। तो मेप्रेडिनाइन
मेप्रिडाइन, ठीक है ना, मेप्रिडाइन और मॉर्फिन, ये याद रखिएगा। ओके, नारकोटिक एनाल्जेसिक है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, मैंने बता दिया आपको। अगर आपको कन्फ्यूजन होता हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि किसको कहाँ पे लिखना है, बस आप जो है जैसे ही लिखा है वैसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, जैसे लिखा है वैसे ही लिख दीजिएगा, इधर उधर नहीं कीजिएगा। समझ गए चीज़ को? चलिए, बाकी जो समझ गए होंगे वह सर्जरी वाले को एक जगह पर सर्जरिकल प्रबंध में लिखेंगे, और मेडिकल प्रबंध में ये जो मैंने दवाई वगैरह सबका बताया मेडिकल प्रबंध में लिख देंगे, ठीक है। समझ गए? चलिए, अब किसी भी बीमारी के लिए जो है नर्सिंग प्रबंध कॉमन है, नर्सिंग मैनेजमेंट कॉमन है। नर्सिंग मैनेजमेंट में वही होता है, दवाई वगैरह के द्वारा ठीक ठाक किया जाता है, या मरीज को सेवा बानी किया जाता है। जो भी सर्जरी वगैरह हुआ है, या सिर्फ दवाई ही देना है, उसका जो है नर्सिंग कार्य करती है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सर्जरी के लिए देखभाल करेंगे। जब सर्जरी के लिए देखभाल करेंगे तो इसमें सब चीज़ आ ही जाएगा। अब होता यह है कि जो पेशेंट को सर्जरी हुआ है, मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि पेशेंट को सर्जरी का देखभाल जो किया जाता है सर्जरी वाले पेशेंट को, एक होता है सर्जरी से पूर्व का देखभाल और एक होता है सर्जरी के बाद का देखभाल, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है मैं आपको कितना बार बता चुका हूँ, बट फिर भी बता देते हैं। शल्य क्रिया से पूर्व का देखभाल प्री ऑपरेटिव में होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा कुछ पॉइंट है। रोगी को सर्जरी के बारे में बताकर उसकी आशंकाओं को समाधान करने का प्रयास करें। अगर कोई पेशेंट सर्जरी से डर रहा है तो उसको सर्जरी होने से पहले बताएं, इसके बारे में बताएं, उसके मन में कोई भी शंका है उसको दूर करें, समाधान करें। ओके, रोगी को सभी आवश्यक जांचें कराई जाती है एवं उन्हें क्रम में रखा जाता है। सर्जरी से पहले पेशेंट, चाहे कोई भी सर्जरी वाला हो, उसको प्री ऑपरेटिव में जो है हर एक जांच को तैयार किया जाता है, सभी जांच करवाया जाता है और उसको एक सीरियल में लगाया जाता है। रोगी के परिचित से सर्जरी के लिए लिखित सहमति प्राप्त करते हैं। अब सर्जरी जब होने वाला होता है तो सर्जरी से पहले एक परमिशन लेटर रखते हैं, सहमति पत्र रखते हैं कि अगर कोई जटिलता वगैरह आगे होगा तो उसका जवाबदेही मेरे पास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, रोगी को चिकित्सा के अनुसार खाली पेट रहने के लिए कहते हैं। अब जो नर्स होते हैं उसको NPO में कहते हैं नन पील, और ठीक है ना, नन पर ओरली, मतलब मुख के माध्यम से कुछ नहीं दिया जाता है NPO में, और इसी में जो है चिकित्सीय आदेशानुसार खाली पेट रहने के लिए कहते हैं एज ए नर्स। 5वां पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, रोगी के सभी वाइटल साइन को मापा जाता है। सर्जरी से पहले जो है रोगी के सभी वाइटल साइन, जैविक चिन्हों को माप लिया जाता है, नोट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोगी को IV फ्लूइड प्रदान किए जाते हैं जिससे फ्लूइड एवं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहे। अब सर्जरी से पहले रोगी को मुंह से खाना नहीं दिया जाता है, मुंह से भोजन नहीं दिया जाता है, लेकिन उसे IV फ्लूइड दिया जाता है, तरल चीज़ें दिया जाता है जिससे उसे शरीर में तरल और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है 7वां पॉइंट, यहाँ पे देखिएगा, ये 1 नंबर लिखाया है लेकिन 7 नंबर होगा ये, ठीक है ना। रोगी को सर्जरी स्थल को हेमेटोमा या ब्लीडिंग के लिए निम्नलिखित स्थल पर चेक करते हैं। अगर पेशेंट को सर्जरी स्थल को कोई भी ये देख लीजिए यहाँ पे एक गड़बड़ हो गया है, यह 1 नंबर सही है, ये सर्जरी के पश्चात में देखभाल में होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ये आपके सर्जरी से पूर्व के देखभाल में 6 पॉइंट हो गया। इसमें चाहे तो और लिख सकते हैं कि सर्जरी से पहले जो है पेशेंट को तैयार किया जाता है, पेशेंट को जो है कपड़ा चेंज किया जाता है, ठीक है ना। पेशेंट के शरीर पर कोई एक्स्ट्रा सामान है तो उसे उतारा जाता है और गाउन वगैरह मास्क बना पहनाया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से और सारे चीज़ लिख सकते हैं आप प्री ऑपरेटिव में, समझ गए। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए सर्जरी के बाद का देखभाल, तो नंबर 1 ऊपर चल गया है। सर्जरी के स्थल को हेमोटोमा या ब्लीडिंग के लिए नियमित स्थल पर चेक करना चाहिए। अब आप नर्स है, अब सर्जरी के बाद देखभाल कर रहे हैं, सर्जरी हो गया है पेशेंट को, तो सर्जरी हो जाने के बाद देखभाल में आपको एक चीज़ शामिल करना पड़ेगा कि जो भी पेशेंट है, जहाँ भी अगर सर्जरी हुआ है उस स्थल पर ब्लड ना जमे, ब्लड का थक्का ना हो, ठीक है, या फिर वहाँ से ब्लीडिंग ना हो, इसको लगातार चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे सर्जरी के बाद वाला में देखिएगा, सर्जरी स्थल को एस्टेप्टिक टेक्निक से सफाई की जाती है। अगर कोई भी वहाँ पे सिक्रेशन वगैरह हो रहा है तो सर्जरी वाले स्थल को एसेप्टिक टेक्निक से सफाई करनी चाहिए, ठीक है।
चिकित्सक द्वारा निर्देशित सभी दवाइयाँ को रोगी के समय पर देनी चाहिए, जैसे एंटीबायोटिक, एंटासिड, ठीक है, और एंटीपायरेटिक। ये सब दवाइयाँ ज़रूरत का होता है, देना चाहिए समय पर। चौथा पॉइंट है यहाँ पे देखिएगा, सर्जरी स्थल पर किसी तरह की जटिलता हो तो तुरंत चिकित्सक को सूचित करें। और सर्जरी वाले जगह पर अगर आप सर्जरी के बाद देखभाल कर रहे हैं तो कोई भी अगर जटिलता कॉम्प्लिकेशन होता है उस जगह पर तो तुरंत जो है डॉक्टर को क्या करेंगे, सूचित करेंगे। ये कर्तव्य बनता है सर्जरी के बाद के देखभाल में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, आँखों के ड्रेसिंग के लिए जो है सही मापदंड अपनाना चाहिए। अब जो आँख का जो ड्रेसिंग का होगा सर्जरी के बाद, उसके लिए जो अच्छे मापदंड है, जो अच्छे तरीका है, वही जो है अपनाएंगे। ठीक है, हाथों को सफाई करके आई ड्रॉप्स डालने चाहिए। हाथों को हमेशा सफाई करके ही आई ड्रॉप्स डालने चाहिए। रोगी को आरामदायक स्थिति प्रदान करनी चाहिए, कंफर्टेबल स्थिति में। ये सब के सब जो है सर्जरी के बाद का देखभाल है। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि रोगी को आईओपी, देख लीजिए, रोगी को आईओपी का मापन नियमित रूप से करके रिकॉर्ड करना चाहिए। अब रोगी के आँखों में प्रेशर कितना बन रहा है, इसका जो है नियमित रूप से जो है हम क्या करेंगे, चेक करके जो है नोट करेंगे। रोगी को ज़ोर से बोलने, हंसने, खांसने के लिए मना करना चाहिए ताकि आँख पर दबाव न पड़े। अब सर्जरी के बाद रोगी को हम कहेंगे कि न जोर से बोलना है, न हंसना है, न खांसना है, ताकि इससे आँखों पर दबाव पड़ेगा और टाँका जो लगा होगा वह खुल सकता है। 10वां देखिएगा, यहाँ पे 10वां देखिएगा, रोगी व उसके परिजनों को रोग के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, रोगी को नियमित अंतराल पर चिकित्सा के परामर्श लेने हेतु आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब सर्जरी के बाद में जो है पेशेंट जब डिस्चार्ज होने लगे तो उस समय रोगी को कहना चाहिए कि आपको जो है डॉक्टर के सलाह के लिए नियमित रूप से आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सर्जरी के बाद देखभाल, सर्जरी के पहले देखभाल समाप्त होता है। और आप लोग जो है ग्लूकोमा को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने का बहुत चांसेज है। मैंने आपको यहाँ पे सब बता दिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं, एक और प्रश्न है उसको देखेंगे। ओके, चलिए, प्रश्न आता है आपका ट्रेकोमा। ट्रेकोमा तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ट्रेकोमा के बारे में कहीं पूछ दे 5 नंबर में तो देख लीजिए ट्रेकोमा होता क्या है। ठीक है, देखिए, ट्रेकोमा भी एक आँख का ही बीमारी है, समझ लीजिए। ट्रेकोमा यह क्लेमिडिया ट्रेकोमैटिस संक्रमण है जिसमें कंजक्टिवा एवं कॉर्निया में अस्थायी क्षति हो सकता है। इसमें पलकों के भीतर सतह पर दाने निकल आते हैं। मेरे डियर, जो ट्रेकोमा होता है, ट्रेकोमा कहा जाए तो ट्रेकोमा आपका जो है यह एक प्रकार से क्लेमिडिया ट्रेकोमैटिस संक्रमण है। यह एक संक्रमण है जो क्लेमिडिया ट्रेकोमैटिस हम लोग कहते हैं। ये संक्रमण है जिसमें हमारा आँख का जो कंजक्टिवा होता है, कंजक्टिवाइटिस के बारे में पढ़ चुके हैं, जो हमारे आँख का जो कंजक्टिवा है और जो कर्निया है उसमें परमानेंट जो है डैमेज, परमानेंट क्षति, अस्थायी क्षति हो सकता है ट्रेकोमा में। इसमें होता है कि जो पलक होता है उस पलक के भीतर में दाने निकल जाते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग ट्रेकोमा के बारे में ध्यान रखिएगा कि यह क्लेमिडिया ट्रेकोमैटिस संक्रमण है जिसमें कंजक्टिवा और कॉर्निया में अस्थायी क्षति होता है। इसमें पलकों के भीतर में दाने निकल आते हैं। ठीक है, ये समझ गए, इंग्लिश में दिया गया है, आप लोग समझ लीजिएगा। अब इसके कारण क्या होते हैं? कारण आप लोग को पहले पता है कि यह क्लेमिडिया ट्रेकोमैटिस जीवाणु होता है जो संक्रमण को फैलाता है। तो एक क्लेमिडिया ट्रेकोमैटिस जीवाणु के कारण होता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। कमज़ोर प्रतिक्षरण क्षमता। अब यह संक्रमण कब लगेगा? जब आपके शरीर में इम्यूनिटी जो होगा वह कमज़ोर हो जाएगा। गंभीर कुपोषण, सीवियर माल न्यूट्रिशन होगा तो आपको इम्यूनिटी कमेगा ही कमेगा। ठीक है, संक्रमण प्रसार मतलब एक दूसरे में फैलना, क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपके कारण होते हैं। इसका नॉर्मली कारण यही है कि यह संक्रमण से फैलता है और यह कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम होने से होता है, कुपोषण होने से होता है और संक्रमण के क्रॉस इन्फेक्शन से होता है, एक दूसरे से फैलने के कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण क्या होते हैं। मेरे डियर, ट्रेकोमा वाले पेशेंट को जो लक्षण होंगे वह पलक के भीतर सतह पर खुजली होना, इचिंग होना, मतलब जो पलक होगा उस पलक के भीतर जो दाना होता है उस दाना में खुजली होगा, इचिंग होगा, पहला हो गया लक्षण। आंसू आना, बार बार टीयरिंग होगा, काफ़ी दर्द होगा, इरिटेट होगा, ठीक है ना, बेचैनी होगा,
आंखें लाल होगा, ठीक है ना, आंखें पर फफोले या दाने आ जाएंगे, प्रकाश से समस्या होगा, आंख खोलने में दर्द लगेगा, ठीक है ना, बुखार हो सकता है, बेचैनी हो सकता है। तो यह सब के सब आपके क्या है, इसके लक्षण है जो कि आपको मैंने यहाँ पे बताया। पलक के भीतर खुजली, आंसू, दर्द आना, आंखें लाल होना, फफोले दाने होने, प्रकाश से समस्या, आंखें खोलने में दर्द, बुखार होना, बेचैनी होना, और ये सब जो है आपके ट्रेकोमा का लक्षण है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रेकोमा का, चूँकि यह एक संक्रमण से होने वाला रोग है और यह अस्थायी क्षति भी कर सकता है आँख को। तो इसके इलाज में हम लोग क्या क्या चीज़ अपनाएंगे इसके उपचार में। सबसे पहले एरिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप दिया जाता है, जो एक एंटीबायोटिक होता है, एंटी जो है फंगल होता है, ठीक है। एस्टेरॉयड ड्रॉप प्रेडनिसोन एक एस्टेरॉयड जो है आपके आई ड्रॉप होते हैं, जो क्या करते हैं, आँखों में सूजन को, आँखों में दर्द को, आँखें में, मतलब जो एस्टेरॉयड दवा होता है यह कई कामों के लिए होता है। दर्द होना, खुजली होना, लालीपन होना, सूजन होना, सब में यह जो है एस्टेरॉयड दवा काम करता है। इसीलिए यह ड्रॉप प्रेडनिसोन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिएगा कि ट्राइकियासिस होने की स्थिति में सर्जरी की जाती है। अगर पेशेंट को आँख में अगर ट्राइकियासिस हो जाता है, ट्रेकियासिस हो जाता है, तो जो है उसे सर्जरी की जाती है, और सर्जरी करके जो प्रभावित अंग है उसको जो है ठीक किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका उपचार ट्रेकोमा का कर सकते हैं। नर्सिंग प्रबंध है, वही चीज़ें हैं। नर्सिंग प्रबंध में रोगी को ड्रॉप जो है इंस्टिलेशन का सही तरीका बताएंगे, संक्रमण हाथों से न डालें इसके लिए बताएंगे। रोगी को कोल्ड या टेपिड स्पॉन्जिंग की जाती है। रोगों को आँखों में को दर्द और सूजन से राहत दिलाने के लिए कोल्ड और टेपिड स्पॉन्जिंग किया जाता है, ओके। चिकित्सक द्वारा प्रिस्क्राइब ड्रॉप इंस्टिलेशन नियमित रूप से की जाने चाहिए। अब जो भी डॉक्टर सलाह किए हैं, प्रिस्क्राइब किए हैं ड्रॉप, उसको नियमित समय पर डालना चाहिए। रोगी को प्रयोग में आने वाले रुमाल, तौलिया आदि को अलग रखना चाहिए, क्योंकि यह एक संक्रमण है और उसका इस्तेमाल रोगी करता है तो उसे अलग रखना चाहिए। रोगी से दर्द की तीव्रता पूछकर एनाल्जेसिक दिए जा सकते हैं। अब हम लोग लक्षण में देखे हैं कि रोगी को जो है बहुत ज़्यादा पेन होगा तो उसके लिए एनाल्जेसिक जो है दे सकते हैं। रोगी को लक्षण में हम ये भी देखें कि बुखार भी हो सकता है तो एंटीपायरेटिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए छठा यहाँ पे देखिएगा आप लोग, रोगी की आवश्यकता अनुसार वस्तुएं व्यवस्थित एवं रोगी के समीप रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब चूँकि रोगी की आँखों में यह गंभीर एक संक्रमण होता है तो उससे रोगी को परेशानी हो सकता है, इसलिए उसको जो भी व्यवस्थित सामान है उसके नज़दीक में रखने का प्रयास करनी चाहिए। सातवां पॉइंट है, रोगी को किसी प्रकार के जटिलता होने के लक्षण के बारे में बताना चाहिए एवं तुरंत फॉलोअप के लिए कहना चाहिए। अगर रोगी में किसी प्रकार के अन्य जटिलता दिखता है तो तुरंत डॉक्टर को बताएं और तुरंत फॉलोअप कहना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यह 7 पॉइंटें मैंने बताया। एक नॉर्मली आँख में संक्रमण हो सकता है तो उसको आप और क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं, बताएंगे कि आँखों को ज़्यादा जो है रगड़ना नहीं है, ठीक है, आँखों को न ज़्यादा भिगा के रखना है, ना आँखों को ज़्यादा शुष्क करना है, ठीक है। साथ में जो है और सारे सलाह जो है आप दे सकते हैं, चूँकि आँख में प्रॉब्लम है तो अच्छा चीज़ें क्या हो सकता है संक्रमण के समय आप बता सकते हैं। एज ए नर्स वही नर्सिंग प्रबंध हो जाएगा। तो ये सारे चीज़ें मैंने आपको बता दिया। आज 2 प्रश्न देखे हैं, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा, दोनों चीज़ को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है दोनों में से कोई भी पूछ दे, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।